नमस्कार विद्यार्थियों, आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल आरपीएससी विद नवीन सैनी में स्वागत है। विद्यार्थियों, कल आपको वीडियो नहीं मिला फर्स्ट पेपर को लेकर, उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूं। कल मैं किसी कार्यवश बाहर गया हुआ था, इस वजह से मैं आपके लिए वीडियो नहीं बना पाया और आज से हम लगातार उसी प्रकार से आपको वीडियो प्रोवाइड करवाते रहेंगे। तो ये चीज़ें और नई चीज़ एक ये है कि भाई मैथ्स का जो सेकेंड पेपर है आपका, मैथ्स वाला सेकेंड पेपर है ना, सेकेंड ग्रेड का मैथ्स, तो वो सेकंड पेपर है, उसकी क्लास आपको या तो आज लेट नाइट मिल जाएगी या फिर कल अर्ली मॉर्निंग में मिलेगी और आगे से आपको कंटिन्यू क्लास मिलेगी। हर रोज़ मैथ्स की एक क्लास और पेपर फर्स्ट की भी एक क्लास। और इन वीडियो को सबको लेकर आपके प्लेलिस्ट बनाई हुई है, आप प्लेलिस्ट में जाइए और अपने काम का मैटर देखिए। ठीक है, फर्स्ट पेपर के लिए अलग प्लेलिस्ट है और सेकंड पेपर मैथ्स के लिए अलग प्लेलिस्ट है। उसमें जाकर आप आराम से उस चीज़ का क्या कर सकते हो, अध्ययन कर सकते हो। अब देखो, हर रोज नए विद्यार्थी जुड़ रहे हैं, वो पूछ रहे हैं कि सर कौन सा कहाँ है, कैसे है, कुछ चीज़ बीच में से पता नहीं चली। तो वो चीज़ आपको तब पता चलेगी जब आप सीक्वेंस से वीडियो देखोगे। अभी मैं आगे कुछ पढ़ाऊँ और उसका पीछे से कुछ रिलेशन है तो आपको समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि आप वीडियो शुरू से नहीं देख रहे हो। आप जाइए हमारे फर्स्ट वीडियो कालीबंगा से देखना शुरू कीजिए, आपको सब कुछ एकदम शानदार तरीके से समझ में आएगा। और जो नोट्स हैं वो टेलीग्राम पर हैं। टेलीग्राम पर किसी को जुड़ने में दिक्कत आ रही है कि भाई हमारे ज्वाइन नहीं हो रहा है टेलीग्राम, तो आप डिस्क्रिप्शन में जो हमारे व्हाट्सएप नंबर दिए गए हैं उस पर आप संपर्क कीजिए, आपकी समस्या का सॉल्यूशन कर दिया जाएगा। तो ये चीज़ है। और एक बार कि आप जो सेकंड पेपर जिन जिन लोगों के मैथ्स है सेकंड पेपर के रूप में, वो लोग इन नंबरों पर मैसेज कर देना। देखो 9636202396, इन नंबर पर एक बार व्हाट्सएप मैसेज कर देना और अपना नाम भी सेंड कर देना, ताकि हम आपको एक व्हाट्सएप ग्रुप बना देंगे जिसमें मैथ्स वाले स्टूडेंट का अलग बैच रखेंगे, हिंदी और एसएसटी जो बाद में शुरू करेंगे तो उनका भी अलग अलग बैच बना देंगे, ताकि मैथ्स वालों को मैथ्स से रिलेटेड ही मटेरियल मिले, बाकी से वो डिस्टर्बेंस ना हो। तो इस वजह से सेपरेट करने के लिए हम यह कार्य कर रहे हैं। ये तो थी सूचना की बात। तो आगे आइए, अब हम पढ़ते हैं। आगे हमने पिछले वीडियो में कहाँ तक आपको पढ़ा दिया, तो वो चीज़ मेरे पास यहाँ पर सेव है। ये देखिए, यहाँ तक आपको पढ़ा दिया था कि भाई राणा सांगा को क्या हो गया था, वहाँ पे विष मिला के भोजन में दे दिया और राणा सांगा की डेथ हो गई। अब देखिए आगे क्या हुआ। ये स्टोरी भी मैंने थोड़ी बहुत बताई थी, लेकिन एक बार और बता दूं ताकि आप मेरे से अच्छे से जुड़ जाओ। देखो, इनके दो रानियां थी, एक धन्नाबाई मारवाड़ वाली और एक थी कर्मावती बूंदी की। अब हुआ क्या, देखो उधर बूंदी साइड हाड़ा थे, तो कर्मावती का एक भाई था सूरजमल हाड़ा। अब देखो, धन्नाबाई के भी दो पुत्र हैं, भोजराज और रतन सिंह सेकंड। रतन सिंह फर्स्ट थे, वो पद्मिनी वाले। और इसके भी दो बेटे हैं, विक्रमादित्य और उदय सिंह। ठीक है, और ये उदय सिंह कौन है, ये उदय सिंह सेकंड है, जो कि महाराणा प्रताप के क्या हैं, पिताजी हैं। अब देखिए, इन चारों में से विक्रमादित्य, उदय सिंह, इन चारों में से उदय सिंह को ही राजगद्दी कैसे हाथ लगेगी और हम प्रताप तक कैसे पहुंचेंगे, इसको लेकर आज का वीडियो डिटेल से। हालांकि आपके सिलेबस में गौर से देखिए, ये हमने सांगा पढ़ लिया और सांगा के बाद में सीधा क्या है, प्रताप है। तो फिर मैं आपको जो ये कर्मावती, उदय सिंह, इन सब की चर्चा क्यों कर रहा हूँ। और आज की देखो जो पीडीएफ है वो कुछ इस प्रकार है। इसमें देखो उदय सिंह के बारे में सब कुछ दिया हुआ है, बाद में जाके महाराणा प्रताप है। तो मैं उदय सिंह का जिक्र क्यों कर रहा हूँ, मैं इसलिए कर रहा हूँ ताकि आप राणा सांगा के पोते प्रताप से सीधे कनेक्ट कैसे हो। तो बीच में उसके पिताजी भी तो आएंगे, तो उनके पिताजी की समय की क्या घटनाएं हुई उनको लेकर मैं थोड़ा थोड़ा चर्चा करूंगा। मतलब ऐसे नहीं कि मतलब ढेर सारी चर्चा कर दी उनके बारे में, पूरा उदय सिंह का पढ़ा दिया, वैसे नहीं। लेकिन कुछ कुछ मेन पॉइंट्स हैं कि इनका उत्तराधिकार का वो कैसे रहा, विक्रमादित्य की हत्या कैसे हुई, रतन सिंह कैसे मारे गए, भोजराज का क्या हुआ, वगैरह वगैरह सारी डिटेल बताते हुए हम प्रताप पर पहुंचेंगे। इसमें कोई लोड वाली बात नहीं है, थोड़ा डिटेल से पढ़ेंगे तो थोड़ा अच्छा समझ में आएगा। तो ये चीज़ें, तो आइए शुरू करते हैं। अब देखिए इनके बीच में क्या हुआ चारों बेटों के, तो शुरू करते हैं। ये भोजराज है, इनकी पत्नी थी मीराबाई। मीराबाई कौन सी, मेड़ता वाली, जो कृष्ण भक्ति में क्या रहती थी, लीन रहती थी। तो इनके पति भोजराज की क्या हो गई थी, असामयिक मृत्यु हो गई थी। ठीक है, और उसके बाद में मीराबाई को लेकर आपको जो सुनने को मिलता है ना कि राणा जी ने भेजा विष का प्याला, मीराबाई वो पी गई वाला वो भजन वगैरह। तो उसमें जो राणा जी विष का प्याला भेजते हैं ना, जो वो विक्रमादित्य रहते हैं, मैं आगे बताऊंगा विक्रमादित्य का शासन आएगा थोड़ा बहुत, उसमें वो मीराबाई को परेशान करते हैं, वो क्या घटना है। अब देखो भोजराज रास्ते से हट गए,
अब इन तीनों के बीच से राजा बनेगा। तो अब रतन सिंह सेकंड और जो सूरजमल हाड़ा है कर्मावती के भाई, तो एक क्या हुआ, अहेरिया उत्सव था। ये उत्सव था शिकार को लेकर, शिकार का कोई उत्सव था, उसमें शिकार वगैरह कर रहे थे। तो दोनों में तू में हो गई और दोनों ने क्या की थी, आपस में लड़ाई की थी और लड़ते हुए दोनों ही क्या हो गए, मारे गए। अब शेष कौन रहे, विक्रमादित्य और उदय सिंह। तो इनको लेकर मैं आपको एक स्टोरी सुना दूं। तो स्टोरी के लिए आइए आप पेज पर, स्टोरी को ध्यान से सुनना। अब मैं आपको जो जो चीजें बोल रहा हूं ना अभी, इन सभी चीजों की आपको पीडीएफ मिलेगी। उस पीडीएफ से आप अच्छे से नोट्स बना लेना। अभी आप चित्त लगा के ध्यान से, दिल से, मन से इस कहानी को आराम से सुनिए। देखो, ये राजस्थान का रफली मैप है जो कि मैं हर बार ड्रॉ करता हूं। माना कि ये राजस्थान है, ठीक है, माना कि, ये इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि अच्छा मैप बनता नहीं है ना, इस वजह से। अब देखो यहां पर मेवाड़, ठीक है, और इधर है आपके गुजरात, राणा सांगा की मृत्यु हो चुकी है अभी। यहां पर दिल्ली में देखो पहले बाबर कब था, बाबर था राणा सांगा के समय। अब राणा सांगा जी भी विष का प्याला दे दिया और वो चले गए। तो बाबर के बाद में यहां का कौन बनेगा, हुमायूं बनेगा। बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी है, आप सुनना, हुमायूं, ठीक है। और मेवाड़ पर कौन है, मेवाड़ पर अभी कर्मावती सारा कुछ हैंडल कर रही है। बच्चे दोनों छोटे हैं, एक बच्चे का नाम है विक्रमादित्य, इसके बेटे हैं, और एक कौन है, उदय सिंह सेकंड। अब हुआ क्या, जो बहादुर शाह था यहाँ का, गुजरात में कौन है, बहादुर शाह। अब जो बहादुर शाह था उसको राणा सांगा ने क्या दी थी, अपने यहाँ शरण दी थी। जब गुजरात में क्या चल रहा था, उत्तराधिकार को लेकर युद्ध चल रहा था, उस समय शरण दी। लेकिन जैसे ही राणा सांगा की मृत्यु हुई, बहादुर शाह की नीयत बिगड़ गई और इसने आकर कर्मावती पर क्या बोल दिया, हमला बोल दिया। पहले बार ये कब आया था आक्रमण के लिए, 1533 ईस्वी में। लेकिन इस समय रानी कर्मावती ने इसे क्या कर ली थी, संधि कर ली थी, इसकी कुछ शर्तें मान ली और इसको ढेर सारा धन वगैरह दे दिया और इसको क्या कर दिया, रवाना कर दिया। लेकिन फिर इसकी नीयत बिगड़ गई और 1534 ईस्वी अक्टूबर में आकर इसने इसको फिर घेर लिया कि और धन लेके आते हैं। अब रानी कर्मावती ने कहा ये तो बुरा हुआ अपने साथ, एक बार संधि कर ली, मान ही नहीं रहा है, और बच्चे अभी क्या हैं, छोटे हैं। तो अब देखो आपको एक ट्विस्ट देखने को मिलेगा कहानी में कि लोग कहते हैं ना हिंदू मुस्लिम ये वो। अब देखना आपको इस कहानी में कुछ अलग नजर आएगा। अब कर्मावती को कुछ रास्ता नजर नहीं आया तो कर्मावती ने एक सेठ था, जैसे ये अक्टूबर 1534 ईस्वी में इस किले को घेर लिया, मेवाड़ वाले को चारों ओर से, अंदर कर्मावती और इसकी जो सेना, इसके बच्चे, ये सब कुछ। अब कर्मावती करे तो क्या करे, तो कर्मावती ने सेठ पदमचंद के हाथों हुमायूं को क्या भेजी, राखी भेजी। हुमायूं को बोला कि भाई अब इस संकट के समय में तू मेरा भाई है और तुझे मेरी क्या करनी है, हेल्प करनी है। लेकिन हुमायूं स्वयं बंगाल की साइड गया हुआ था, बंगाल बहुत दूर है और उस साइड चला गया था। उधर उसके कुछ आक्रमण, युद्ध वगैरह कुछ चलते रहते थे, तो उधर वो विद्रोह दबा रहा था और शेरशाह सूरी से इसका पाला पड़ा था। शेरशाह सूरी है, उस समय शेरशाह सूरी का पलड़ा क्या था, भारी था। ये हुमायूं से क्या था, शक्तिशाली था। लेकिन फिर भी आपको पता है, जैसे ही सेठ पदमचंद वहां पहुंचा, भाई घोड़ा लेकर कब जाए बंगाल, ये तो है नहीं कि व्हाट्सअप कर दिया हुमायूं को, भाई जी आओ, और ये आ गया फाइटर प्लेन लेके, ऐसा तो था नहीं। अब ये बहुत दिनों से वहां पहुंचा, फिर हुमायूं से बात की, तो हुमायूं ने तो भी क्या समझा कि हमें अपनी बहन की, अब वो मेरी बहन है, राखी भेजिए तो, और मैं उसकी रक्षा करने के लिए जाऊंगा। लेकिन बंगाल से यहाँ आए तब तक घोड़े वगैरह कितना टाइम लगे, तो भी उसने अपनी गद्दी की परवाह नहीं की कि भाई शेरशाह सूरी पीछे से क्या हमला कर दे, दिल्ली की गद्दी चले जाए, नहीं। सीधा राखी की लाज रखने के लिए सीधा कहां पहुंच गया, मेवाड़। लेकिन जब तक ये यहां आता, यहां मेवाड़ का दूसरा शाखा हो चुका था। दूसरा शाखा हो गया, अंदर अन्न जल की कमी आई सारी, तो उनको क्या करने पड़े, द्वार के गेट खोलने पड़े। जब द्वार के गेट खोले तो उससे पहले जो रानी कर्मावती है, रानी कर्मावती ने 13,000 महिलाओं के साथ क्या किया था, जोहर किया था। और ये मेवाड़ का सबसे बड़ा जोहर था, क्योंकि इससे पहला जो जोहर हुआ रानी पद्मिनी वाला, उसमें 1600 रानियों के 1600 महिलाओं ने जोहर किया। और यहाँ पर किसने किया, कितनी महिलाओं ने किया, 13,000 महिलाओं ने किया। और जो देवलिया का जो रावत बाग सिंह है और झाला अज्जा, इनके नेतृत्व में क्या हुआ, केसरिया, रानी कर्मावती के नेतृत्व में हुआ जोहर। और इस प्रकार से ये दूसरा शाखा क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। जब हुमायूं यहाँ आया तब तक सब कुछ नष्ट हो चुका था। तो हुमायूं को बहुत ज्यादा गुस्सा आया और उसने ये गुजरात वाले बहादुर शाह को यहाँ से मार भगाया
उसको गुजरात तक उसका पीछा किया और उस पर क्या बोला, धावा बोला। हुमायूं बहुत ज्यादा गुस्से में आ गया कि भाई मैं आया तब तक तूने ऐसा क्यों किया, इस पर आक्रमण क्यों किया। अब देख लो, रानी कर्मावती हिंदू, हुमायूं मुस्लिम, फिर भी ये इसकी हेल्प के लिए आया। दूसरी बात, इनके बीच में खानदानी दुश्मनी, राणा सांगा और बाबर क्या थे, दुश्मन थे, इनके बीच में बहुत ही बड़ा और भयंकर युद्ध हुआ था। फिर भी देखो इसका उत्तराधिकारी ये हुमायूं है, ये इस रानी की क्या करने आ गया, हेल्प करने आ गया। इसको भी मालूम था कि इसका जो हस्बैंड था उसने मेरे पापा पर आक्रमण किया था, इनके बीच में जबरदस्त युद्ध हुआ था, सब याद था, लेकिन फिर भी राखी की लाज रखने के लिए आ गया। और एक यहाँ पर बहादुर शाह को देखो, ये बहादुर शाह, इसको राणा सांगा ने शरण दी, फिर भी ये एहसान भूल गया। और देखो, और इस कहानी में क्या है, हुमायूं मुस्लिम है, फिर भी ये इस मुस्लिम पर आक्रमण करने के लिए आ गया, इस हिंदू के लिए। तो ये सांप्रदायिक की भावना है वो भड़काने की होती है, इतना ऐसा कुछ नहीं था इसमें, ठीक है। पहले भी इतना ये नहीं होता था, ये तो क्या है, राजनीति की खातिर लोग एक दूसरे को क्या कर देते हैं, भड़का देते हैं। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि ये जो कर्मावती इसने जौहर कर लिया, तो विक्रमादित्य और उदय सिंह का क्या हुआ। तो विक्रमादित्य और उदय सिंह को कर्मावती, चूंकि ये बूंदी की थी और इसी ने विक्रमादित्य और उदय सिंह को बूंदी की साइड सुरक्षित भेज दिया पहले ही, ताकि ये क्या रहे, मेवाड़ का भविष्य वो सुरक्षित रहे, राणा का जो वंश है वो क्या रहे, सुरक्षित रहे, वो आगे फलता फूलता रहे। तो अब ये चले गए बूंदी, जो विक्रमादित्य और उदय सिंह, एक सेकंड पेन चूज करूं, विक्रमादित्य और उदय सिंह को भेज दिया बूंदी। जब ये बात पता चली हुमायूं को, तो हुमायूं बहादुर शाह को भगाने के बाद में विक्रमादित्य को यहाँ का क्या बना देता है, शासक बना देता है मेवाड़ का। और विक्रमादित्य का यह शासनकाल कब तक चलेगा, देखो यहां ध्यान से देखो, जो राणा सांगा है, जो राणा सांगा है, इसका जो मैंने टाइमिंग पीरियड बता दिया, जब इसकी डेथ हुई उसके बाद में 1528 से 31 तक कौन रहे, रतन सिंह सेकंड रहे थे। अब रतन सिंह सेकंड ये हो गए कंप्लीट। अब इसके बाद में आएगा विक्रमादित्य, और विक्रमादित्य का शासन रहेगा 1531 से लेकर 36 ईस्वी तक, यहां तक इसका क्या चलेगा, शासन चलेगा। अब देखो, अब विक्रमादित्य जब यहां पर बैठा है तब इसकी एज क्या है, कम है। तो कम एज होती है तो हमेशा ही क्या होते हैं, आसपास के लोगों से क्या रहता है, खतरा वगैरह रहता है। जो चीज है वो मैं आपको बता देता हूं कि भाई मेन स्टोरी यहाँ पर क्या हुआ था, खतरा इसको किस प्रकार हुआ, और विक्रमादित्य आखिर राजा क्यों नहीं बना, उसके बाद में उदय सिंह कैसे आ गया यहाँ पर, और फिर प्रताप तक हम कैसे पहुंचेंगे, वो स्टोरी मैं आपको बता देता हूं। अब देखो यहाँ क्या हुआ था, यहां पर एक आएगा, एक मैंने बताया था आपको जब राणा सांगा की स्टोरी सुनाई कि भाई राणा सांगा में राणा सांगा, जयमल और इसका एक भाई था उड़ना पृथ्वीराज। तो उस उड़ना पृथ्वीराज का एक दासी से क्या था, संबंध था। उस दासी का नाम था पुतल दे, आप याद मत रखना, कोई जरूरत नहीं है। इस दासी से उत्पन्न एक पुत्र था बनवीर, ठीक है। और राणा सांगा से उत्पन्न संतानें कौन है, यह विक्रमादित्य और ये उदय सिंह, ठीक है। अब हुआ क्या था, जब ये विक्रमादित्य शासन भाई शासन भार है वो अपने हाथ में ले लिया, 1531 से 36 तक रहा राजा ये विक्रमादित्य यहाँ का मेवाड़ का। तो बनवीर ने क्या कहा कि देखो भाई ये राणा सांगा है, वो एक्चुअल में मेरे क्या हैं, चाचा हैं, और मेरे पृथ्वीराज हैं वो जो ऊपर रायमल थे उनके क्या हैं, सबसे बड़े बेटे हैं। अब मेरे ये पृथ्वीराज की डेथ हो गई तो क्या, और मैं दासी का पुत्र हूं तो क्या, फिर भी मैं योग्य तो हूं, ये अपने आप को योग्य समझता था, और ये समझता था कि मेवाड़ की गद्दी पर किसका हक है, बनवीर समझता था मेरा है, कि राणा सांगा चले गए, अब इनका बेटा क्यों बनेगा, मैं पृथ्वीराज जो राणा सांगा से बड़ा था उसका बेटा हूं। तो ये इस बात को लेकर बनवीर है वो विक्रमादित्य की गर्दन उड़ा देता है हमला करके तलवार से, और ये उदय सिंह को भी मारने जाता है कि भाई अभी मामला जड़ से खत्म नहीं हुआ है, विक्रमादित्य तो मारा गया लेकिन अब उदय सिंह मुंह धोएगा कि अब मैं बनूं। तो बनवीर ने कहा इसको भी हटाते हैं और हम क्या बन जाते हैं, यहाँ के शासक बन जाते हैं। तो बनवीर आता है इसको मारने के लिए, लेकिन ये उदय सिंह है वो कैसे बच जाता है। अब यहां पर देखो एक माँ है वो अपने बेटे की कुर्बानी देगी, वो किस प्रकार देगी। अब देखो उदय सिंह को मारने के लिए आया तो एक दाई थी, दाई क्या होती है, जो पालन पोषण करने वाली, उसका नाम था पन्ना धाई। पन्ना धाई ने क्या किया, पन्ना धाई को मालूम चल गया कि अब बनवीर किसको मारेगा, उदय सिंह को मारेगा। तो पन्ना धाई ने अपना बेटा चंदन, ये स्टोरी आपने सुन रखी होगी, अपने बेटे चंदन को उदय सिंह के जो राजशाही वस्त्र थे वो पहना के क्या कर दिया, उदय सिंह की जगह सुला दिया, और उदय सिंह को
उदय सिंह को क्या किया, एक नाई दंपति थे, नाई दंपति पति पत्नी, उनकी सहायता, उनका नाम था कीरत बारी, कीरत और बारी, कीरत बारी की सहायता से कुंभलगढ़ के किले में भेज दिया। कहां भेज दिया, कुंभलगढ़ भेज दिया। और कुंभलगढ़ का किलेदार कौन था, आशा देवपुरा, आशा देवपुरा के पास भेज दिया कि भाई ये मेवाड़ का भविष्य है, आप इसको क्या रखो, सुरक्षित रखो। ठीक है, तो पन्ना धाई ने उदय सिंह की जगह अपने पुत्र चंदन को सुला दिया और उदय सिंह को नाई दंपति की सहायता से कुंभलगढ़ किले में आशा देवपुरा के संरक्षण में भेज दिया कि आप मेवाड़ के भविष्य की क्या करो, रक्षा करो। और अपने पुत्र चंदन का बलिदान दे दिया। फिर रूम में बनवीर आया, आते ही धाई को पूछा, भाई धाई पालन पोषण करती थी, बोली कि बता कहाँ है उदय सिंह। तो पहले तो वो बहुत रोई गिड़गिड़ाई, हाथ में तलवार थी बनवीर के कि भाई मत मारो, उदय सिंह है, ये नहीं बोल रही कि चंदन है, कि उदय सिंह है, मेवाड़ का भविष्य। जब इसको लगा कि भाई ये मारेगा ही, तो इसने इशारा कर दिया कि वो रहा वहां सो रहा है, और ये जाता है और चंदन की क्या कर देता है, हत्या कर देता है। तो देखो अपनी स्वामी भक्ति का, पन्ना धाई की स्वामी भक्ति देखो आप, ये अपने बेटे को क्यों मरवाती, बोल देती भाई कि यही उदय सिंह है, इसको कहाँ जरूरत थी, लेकिन अपने स्वामी की खातिर इसने ये कदम उठाया। तो आगे बात समझ में। अब जो ये इतनी कहानी है उसको हम एक बार नोट्स में पढ़ लेते हैं, उसके बाद और कहानी सुनाएंगे और आगे नोट्स में पढ़ाएंगे, और इसी प्रकार से ये सिलसिला जारी रहेगा। तो आइए नोट्स पर। ये नोट्स यहाँ पर देखो, गुजरात का बहादुर शाह 1533 में आक्रमण किया लेकिन संधि कर लौट गया। 1534 ईस्वी में रूमी खां के नेतृत्व में पुणे आक्रमण, और 1535 में बहादुर शाह ने विजय हासिल की। भाई 1534 अक्टूबर के आसपास घेरा और फरवरी 1535 आ गई, 4-5 महीने में यहाँ जीत गया, विजय हासिल कर ली। और 1535 ईस्वी में मेवाड़ का क्या होता है, दूसरा शाखा होता है, किसके नेतृत्व में होता है वो मैंने आपको स्टोरी में बता दिया, नोट्स पर और पढ़ लो। अब इसके आगे के नोट्स, यहाँ तक के नोट्स हमने पिछले वीडियो में भी पढ़े थे और ये नोट्स आपके टेलीग्राम पर भी भेजे हुए हैं। अब इसके आगे के नोट्स पढ़ते हैं। ये नोट्स हैं जो आगे के आप पढ़ रहे हैं, ये वाले, ये आगे के नोट्स हैं और ये नोट्स भी आपको टेलीग्राम पर मिलेंगे। अब देखो 1534 ईस्वी अक्टूबर में जब घेर लिया, तब रानी कर्मावती के नेतृत्व में 13,000 महिलाओं का जोहर, देवलिया के रावत बाग सिंह व झाला अज्जा के नेतृत्व में केसरिया, और इस प्रकार से ये साका मेवाड़ का दूसरा और सबसे बड़ा साका क्या हुआ, कंप्लीट। विक्रमादित्य, इसका शासनकाल लिखा हुआ है 1531 से 36, और उदय सिंह को बूंदी भेज दिया गया सुरक्षित। कर्मावती ने सेठ पदमचंद के हाथों हुमायूं को राखी भेजकर सहायता मांगी, परंतु वे सही समय पर नहीं आ सका। अब देखो मैं मेन पॉइंट रख रहा हूं, यहां पर पूरी कहानी लिख दूंगा तो आप एग्जाम के टाइम रिवीजन कैसे कर पाओगे, समझ रहे हो ये चीजें। 1536 ईस्वी में विक्रमादित्य का पुणे अधिकार, ठीक है। तब क्या हुआ, उड़ना राजकुमार पृथ्वीराज का दासी, पृथ्वीराज का दासी कौन थी, पुत्तलदे के पुत्र बनवीर द्वारा विक्रमादित्य की हत्या कर दी गई, ठीक है। अब विक्रमादित्य की हत्या कर दी। अब एक चीज देखना आप, मैं पर यहीं समझा दूं, ये अब विक्रमादित्य की क्या कर दी, इसने हत्या कर दी। अब विक्रमादित्य की हत्या कब की, इसका शासनकाल था 1531 से 36 ईस्वी। अब 1536 ईस्वी में विक्रमादित्य की तो हो जाती है हत्या, और उदय सिंह को कहां पर भेज दिया, कुंभलगढ़ के किले में भेज दिया। वहां पर वो किलेदार था वो आशा देवपुरा, उसके पास में। तो अब मेवाड़ की बागडोर किसके हाथ में, तो अब बनवीर बन जाता है यहाँ का राजा। और बनवीर है वो 1536 से लेकर 1540 ईस्वी तक यहाँ का क्या रहेगा, शासक रहेगा मेवाड़ का, ये बनवीर दासी पुत्र, ठीक है। अब उदय सिंह को कहां भेज दिया, किले में भेज दिया। नोट्स पर पढ़ो एक बार। अब देखो, उड़ना राजकुमार पृथ्वीराज का दासी, पुत्तलदे दासी पुत्र है ना, ये दासी का नाम पुत्तलदे लिखा हुआ कोष्टक में। बनवीर द्वारा विक्रमादित्य की क्या कर दी, हत्या कर दी। 1536 से 40 ये विक्रमादित्य का मैंने यहीं पर शासन लिख दिया। उदय सिंह को भी मारने का प्रयास किया, लेकिन धाई मां पन्ना धाई ने अपने पुत्र चंदन का बलिदान कर उदय सिंह को नाई दंपति कीरत बारी की सहायता से कुंभलगढ़ के किलेदार आशा देवपुरा के पास भेज दिया, और इस प्रकार से ये उदय सिंह क्या हो गया वहां पर सुरक्षित। अब हम इसके आगे की स्टोरी पढ़ेंगे कि इसके आगे क्या हुआ था। अब देखिए आगे की स्टोरी यहां पर समझते हैं अगले पेज पर। अब देखो उदय सिंह कहां पर है, अब कुंभलगढ़ में, ठीक है। कुंभलगढ़ में कौन है, उदय सिंह। उदय सिंह कौन से हैं, उदय सिंह सेकंड। अब उदय सिंह सेकंड का शासनकाल कितना है,
1537 ईस्वी से लेकर 1572 ईस्वी। अब आपके दिमाग में आएगा कि भाई बनवीर का तो अभी अभी आपने बताया था मेवाड़, और मेवाड़ पर किसका शासन चल रहा है अभी? बनवीर का, ठीक है। और बनवीर का शासन काल है 1536 से 40। कि आप ये बता रहे हो एक तरफ तो कि भाई 36 से 40 तो बनवीर का शासन है, और एक तरफ बोल रहे हो कि 1537 से कुंभलगढ़ में ये उदय सिंह का है, तो ये कैसे? अब देखो, बनवीर है यहाँ पर राज करेगा 1536 से 40 तक। क्यों? क्योंकि 36 में इसने मार दिया विक्रमादित्य को। लेकिन कुंभलगढ़ में उदय सिंह चला गया, और वहां पर एक घटना होती है। वहां पर 1537 ईस्वी में जो मालदेव था, मालदेव, अब जो इनके समकालीन जो मालदेव था वो इतना शक्तिशाली था कि राजपूताने में मालदेव का सामना करने वाला कोई नहीं था। तो मालदेव ने इसकी सहायता की थी उदय सिंह सेकंड की। क्यों सहायता की? क्योंकि मालदेव भी किसको मानता था? राणा सांगा को। क्योंकि राणा सांगा का पुत्र है उदय सिंह, तो ये मालदेव भी राणा सांगा के अभी भी नैतिक दबाव में कि भाई सांगा जी इतने बड़े आदमी थे, उनकी डेथ हो गई, तो बच्चों की क्या करते हैं? हेल्प करते हैं। तो ये कुंभलगढ़ में उदय सिंह सेकंड का 1537 ईस्वी में कुंभलगढ़ दुर्ग में उदय सिंह का क्या होता है? राज्याभिषेक होता है। और राज्याभिषेक किसकी सहायता से होता है? मालदेव की सहायता से होता है। हालांकि इसका राज्याभिषेक कर दिया, लेकिन अभी मेवाड़ पर क्या नहीं हुआ है? इस उदय सिंह सेकंड का यहाँ पर राज नहीं हुआ है। अभी ये यहाँ पर नहीं गया है, यहीं राज्याभिषेक करवा लिया और कुंभलगढ़ ही बैठा है। अब क्या होगा? 1540 ईस्वी में होगा एक युद्ध। अब मालदेव कहेगा कि भाई देख, तेरी हेल्प करके राज्याभिषेक तो कर दिया, लेकिन इतने से नहीं होगा, अभी तेरी और हेल्प करेंगे, मेवाड़ दिलाएंगे तुझे। फिर 1540 ईस्वी में एक मावली नाम का युद्ध होता है, मावली का युद्ध। और मावली का युद्ध में बनवीर को परास्त करता है कौन? उदय सिंह सेकंड। ये परास्त करता है इस मालदेव की सहायता से। और फिर यहाँ मेवाड़ का शासक कौन बन जाता है? उदय सिंह सेकंड बन जाता है। इसलिए 40 तक यहाँ पर कौन था? बनवीर। क्योंकि 40 में ये मावली का युद्ध हुआ, और उसके बाद में यहाँ उदय सिंह सेकंड का हुआ राज। और देखिए आगे है कि अखेराज जो सोनगरा था, अखेराज सोनगरा ने अपनी पुत्री जयवंताबाई का विवाह किससे कर दिया था? उदय सिंह से कर दिया था। यह चीज आपको नोट्स में लिखी हुई मिल जाएगी। वैसे उदय सिंह ने खूब शादियां की, फिर भी मैं ये क्यों बोल रहा हूं कि अखेराज सोनगरा ने अपनी पुत्री जयवंताबाई का विवाह किया? क्योंकि जयवंताबाई का ही कनेक्शन किससे है? आगे प्रताप से है, तो वो भी मैं बताऊंगा आपको। अब देखो 1543-44 ईस्वी में शेरशाह सूरी ने एक बार क्या किया था, मैं मोस्ट बता दूं उदय सिंह के बारे में, क्योंकि उदय सिंह को अपने को मेनली वैसे तो पढ़ना है नहीं, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, उदय सिंह के थ्रू प्रताप की ओर जा रहे हैं। हमें प्रताप तक पहुंचना है और प्रताप को डिटेल से पढ़ना है, वो हमारे सिलेबस में पूरा टॉपिक है। लेकिन हम चूंकि प्रताप तक जा रहे हैं तो बीच की कड़ियों के मेन पॉइंट को भी हम टच करते जा रहे हैं। इस प्रकार हमारी यात्रा चल रही है। तो मेन पॉइंट देखिए, 1543-44 ईस्वी में शेरशाह सूरी ने यहाँ पर क्या किया था? आक्रमण किया था। लेकिन शेरशाह सूरी ने जब आक्रमण किया तो उदय सिंह ने उसे दुर्ग की चाबियां ही दे दी कि भाई युद्ध करना ही नहीं है, तू पूरी चाबियां ही रख, ऐसा कर, ठीक है। तो शेरशाह ने क्या किया, यहाँ पर ख्वास खान नाम का यहाँ पर एक अधिकारी नियुक्त कर दिया और लड़ाई नहीं की। तो ये इसका बहुत ही मतलब दिमाग वाला कार्य था भाई, इसने युद्ध नहीं किया शेरशाह सूरी से, वरना ये इतना मजबूत था कि जो ये अब उदय सिंह के आगे नेतृत्व में आगे होगा वो केसरिया वगैरह, और जो जौहर होगा ना, अभी साका होगा एक, देखना, केसरिया और जौहर दोनों होंगे उदय सिंह के समय ही, ठीक है, केसरिया प्लस जौहर। और इस प्रकार से मेवाड़ का तीसरा साका होगा, अभी बताऊंगा मैं, उसके बारे में भी आपको स्टोरी सुनाऊंगा आगे। तो वो तीसरा साका है ना, वो यहीं पर हो जाता 1543 में। यदि शेरशाह सूरी से भिड़ जाता ना चाबियां ना देकर, तो साका यहीं कंप्लीट था। इतना खतरनाक था शेरशाह सूरी। तो ये चीज होती है। एक होता है 1557 में हरमाड़ा का युद्ध। वो कैसे होता है? 1557 में एक, इसके उदय सिंह के समय की फेमस घटनाएं बता रहा हूं। एक युद्ध होता है हरमाड़ा का युद्ध। हरमाड़ा का युद्ध होता है उदय सिंह सेकंड वर्सेज हाजी खां पठान। अब इसमें जीतता कौन है? तो इसमें जीतता है हाजी खान पठान, विजित। ये क्यों जीता? क्योंकि हाजी खान पठान की सहायता की मालदेव ने, और मालदेव का टक्कर करने वाला राजपूताने में उस समय कोई नहीं था। अब आपके दिमाग में आएगा कि अरे मालदेव ने तो उदय सिंह सेकंड की सहायता की, क्योंकि ये राणा सांगा का नैतिक दबाव मानता था, भाई राणा सांगा को बहुत मानता था, इसलिए इस बेटे उदय सिंह सेकंड की सहायता की, और उदय सिंह सेकंड को राजा बनाया ही मालदेव ने था। तो मालदेव उस विपरीत तरफ क्यों जा रहा है, हाजी खान पठान की तरफ? तो उसकी मैं आपको एक स्टोरी सुनाता हूँ।
देखो हुआ क्या, मालदेव के एक ससुर जी थे भाई। मालदेव ने भी खूब शादियां की, तो मालदेव जी के भी एक ससुर थे। वो क्या थे, कहीं के ठाकुर या जागीरदार थे। उनकी बेटी थी, उसका मालदेव से शादी हुई थी। तो मालदेव का एक बार क्या हुआ, ये ससुराल गया और वहां जाकर ससुर जी को बोल दिया कि ये एक बेटी तो आपने दी और ये साली है, इसका भी क्या करो, मेरे साथ क्या करो, शादी करो। तो ये ससुर जी बोलते हैं इसके, क्या अरे भाई हुकुम ऐसे क्या कर रहे हो, एक दे दी ना आपको, कि नहीं नहीं एक और दो, अब तो हमें ये भी चाहिए, पसंद आई हमको। तो इस बात को लेकर मालदेव में और इसके ससुर में क्या हो जाती है, तू मैं हो जाती है, कुछ मतलब ऐसे लड़ाई झगड़ा हो जाता है, मन मुटाव हो जाता है। तो मालदेव इस दुश्मनी को पाल कर कहाँ आ जाता है, जोधपुर आ जाता है कि अरे यार हमने मांग लिया, हम राजा हैं, राजपूताने के किंग हैं और हमको दे ही नहीं रहे हैं ये। तो अब इस ससुर ने क्या सोचा कि ये बला कैसे टले। तो उसने क्या कहा, उदय सिंह सेकंड को बोला कि उदय सिंह जी आपने भी खूब शादियां की, ये काम करो ना, ये रख लो। तो उदय सिंह सोचता है कि ये बढ़िया ऑफर आया, हम तो रख लेंगे। बोले कि हाँ तैयार ही बैठे हैं, लाओ आप तो इधर दे दो, हम कर लेते हैं शादी, वैसे भी खूब कर रखी। तब मालदेव बोलता है कि अरे 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 मैंने तुझे तो राजा बनाया यार, तू बेटे मेरे वाली कोई लेके उड़ गया। तो उदय सिंह बोलता है कि अरे मालदेव जी मेरी कोई गलती नहीं है, मेरे तो ऑफर आया था 599 में 2 GB पर डे वाला, तो हमने एक्सेप्ट कर लिया। कि अरे ऐसे कैसे एक्सेप्ट कर लिया, उस ऑफर के लिए तो हमने बोला था और आप हमारे ही ले गए यहाँ से। तो इस बात को लेकर मालदेव और उदय सिंह में क्या हो जाती है, तकरार हो जाती है। ठीक है, अब आगे क्या होगा, अब आगे की स्टोरी ये आपको पता चल गया, ये टकरार क्यों हुई, ये मालदेव इसकी सहायता क्यों करता है, तो ये बात तो आपकी समझ में आ गई। अब हाजी खां पठान से लड़ाई क्यों हुई, उसकी भी एक आपको स्टोरी बता देता हूँ। यहाँ पर एक क्या थी, गणिका। गणिका जैसे आप ये समझ लो जो देह व्यापार वाली होती है ना, तो वो गणिका थी। उस गणिका नाम था रंगराय। रंगराय नाम की एक गणिका थी। उस गणिका है वो उदय सिंह सेकंड को क्या आ गई थी, पसंद आ गई थी और हाजी खां पठान के पास थी, बोलते हैं कि इनके यहाँ थी, इनके एरिया में। तो इसको लेकर उदय सिंह सेकंड और हाजी खां पठान में क्या हुआ था, युद्ध हुआ था। कौन सा, हरमाड़ा का युद्ध हुआ। इसमें उदय सिंह सेकंड नो डाउट जीतता, लेकिन मालदेव को लगा कि अरे युद्ध हो रहा है क्या, तो दुश्मन का दुश्मन अपना फ्रेंड। तो मालदेव आकर हाजी खां पठान की तरफ से कूद गया और इसमें उदय सिंह की क्या हुई थी, हार हुई थी। और उदय सिंह के समय की क्या चीज इंपॉर्टेंट है, एक पेज और ले लेते हैं, वहां बताऊं मैं आपको। अब देखो उदय सिंह के समय की और इंपॉर्टेंट चीज बताऊं आपको, तो उदय सिंह ने 1559 ईस्वी में उदयपुर नगर की स्थापना करवाई और उदय सागर झील का भी निर्माण करवाता है। अब हुआ क्या, अब उदय सिंह से एक मिस्टेक हो गई। एक बार क्या हुआ, अकबर और मालवा का एक था, जैसे ये मेवाड़ है, ये पूरा राजस्थान बना देता हूं, यहां पर मेवाड़ है, ये मेवाड़ और इधर मालवा एमपी साइड। ठीक है, तो यहां का एक था बाज बहादुर, उसका नाम क्या था, बाज बहादुर। बाज बहादुर और अकबर को लेकर क्या चल रहा था, बहुत ही खतरनाक तरीके से ऐसे जंग चल रही थी, ऐसे बाज बहादुर और अकबर को लेकर। तो बाज बहादुर भागता है और भागता हुआ किसके पास आ जाता है, मेवाड़ के उदय सिंह सेकंड के पास आ जाता है। अब उदय सिंह जी क्या है, सीधे साधे आदमी है बेचारे, कभी लड़ाई वगैरह की नहीं, बस शादियां करते हैं, बच्चे पैदा करते हैं और इनका कोई खास रोल नहीं है। तो अब इनको युद्ध, इनको ये पता नहीं था कि बाज बहादुर को रख देंगे ना तो पीछे तूफान आ जाएगा। तो बाज बहादुर को दे दी उदय सिंह सेकंड ने शरण, और शरण देने की वजह से अकबर के क्या हो गई, यहाँ पर तकलीफ हो गई। तो ये शरण दी थी 1562 ईस्वी में, 1562 ईस्वी में दी शरण। और उसके बाद में ये बताते हैं कि ये भी एक कारण था, मेन कारण तो ये नहीं था कि बाज बहादुर को शरण दी तो हमला करेंगे। क्यों, क्योंकि अकबर करता है आक्रमण 1567-68 में और बहादुर शाह को शरण दी 1562 में। तो ये 5 साल वेट थोड़ी करेगा, तुरंत ही हमला बोलता। लेकिन जो भी कारण रहा हो, एक तो अकबर की महत्वाकांक्षी प्रवृत्ति भी थी कि हमें ज्यादा से ज्यादा एरिया को क्या करना है, विजिट करना है। चाहे जो भी कारण रहा हो, अकबर आ धमका 1567-68 में यहां पर। अब मैं ये 1567-68 दो क्यों बोल रहा हूं, क्यों, क्योंकि जैसे ये मेवाड़ का दुर्ग है, इस दुर्ग को 23 अक्टूबर 1567 में घेर लिया। किसने, अकबर ने चारों तरफ से घेर लिया। और 25 फरवरी 1568 को क्या कर लिया, विजिट कर लिया। तो ऐसा बोल सकते हैं ना, युद्ध हुआ 1567-68 में। तो ये चीज थी। तो अब क्या होगा, अब युद्ध होगा, किस किस के बीच में होगा, उदय सिंह सेकंड वर्सेज अकबर। अब कौन जीतेगा, सीधा दिखाई दे रहा है, जीतेगा कौन, अकबर विजित होगा, क्योंकि अकबर के पास बड़ी सेना है और उदय सिंह जी इतना युद्ध में क्या नहीं है, पारंगत नहीं है।
तो ये किस प्रकार से होता है, इसमें क्या क्या होता है, मैं आपको स्टोरी बता दूं। अब हुआ क्या, चारों ओर से ये युद्ध वाला आगे के पेज पे बता दूं क्या, हाँ यहाँ बता देता हूँ। ये जैसे ये दुर्ग है, इसको चारों ओर से अकबर ने घेर लिया। कब घेरा, फरवरी ये अक्टूबर 1567 को घेर लिया। अब घेरने के बाद में जब पता चला कि भाई अंजल खत्म हो गया, 5 महीने में काम कंप्लीट, तो अंजल खत्म होने लगा, तो जयमल और फत्ता ने कहा, जयमल और फत्ता, ठीक है, जयमल और फत्ता, तो इन्होंने कहा कि राणा जी जो उदय सिंह थे उनको बोला कि आप गुप्त रास्ते से, सुरंग से अपने परिवार और बच्चों की सहायता से यहाँ से निकल जाइए। अब हम दुर्ग के दरवाजे खोलने पड़ेंगे, भयंकर युद्ध होगा और हम करेंगे केसरिया। और जो ये फत्ता था, इस फत्ता की रानी थी, उस रानी का नाम था फूल कंवर। ये इस फूल कंवर के नेतृत्व में क्या होगा, अब जौहर होगा, और इस प्रकार से ये साका होगा मेवाड़ का तीसरा। और ये सब इनको पहले ही पता चल गया भाई, अब दिखाई दे रहा है बाहर बड़ी लंबी चौड़ी सेना। तो इन्होंने उदय सिंह जी सेकंड और उनका परिवार थे, जैसे बच्चा वगैरह, वो प्रताप वगैरह सब, उनको लेके बोला कि आप यहाँ से चले जाइए। और वो यहाँ से लेके इनको और कहाँ चले गए, गिरवा की पहाड़ियों में, गिरवा की पहाड़ियों में चले गए। ठीक है, कौन, उदय सिंह जी और उनके परिवार सहित रानियां बच्चे सब लेके वहां चले जाओ, क्योंकि अब यहाँ पर युद्ध होना तय है, दुर्ग के दरवाजे खोलने पड़ेंगे, लेकिन आप मेवाड़ का भविष्य हो, आप सुरक्षित रहो, हम पीछे हैं। तो उसके बाद में दुर्ग के दरवाजे खोल दिए जाते हैं और जयमल और फत्ता के नेतृत्व में खतरनाक युद्ध होता है। और उसमें जयमल और फत्ता वगैरह ये सब क्या करेंगे, केसरिया करेंगे, और फूल कंवर के नेतृत्व में होगा जौहर। और इस केसरिया और जौहर दोनों को मिलाकर ये साका होगा यहाँ पर कंप्लीट। ये 1568 ईस्वी में मेवाड़ का तीसरा और अंतिम साका यहाँ पर क्या हो गया, कंप्लीट। अब इस युद्ध के बारे में मैं आपको स्पेशल चीजें बताता हूँ। देखो, अकबर था, अकबर के पास में एक बंदूक थी, उस बंदूक का नाम था संग्राम। क्या नाम था, संग्राम। जब बताते हैं कि अकबर की इस संग्राम बंदूक से निकली हुई गोली किसके जाके लगी, जयमल के पाँव में लगी। जब जयमल के पाँव में गोली लगी तो जयमल क्या हो गया, घायल हो गया भाई, पैर काम करना हो गया बंद। तब बताते हैं कि जो कल्लाजी राठौड़ थे उन्होंने क्या किया, जो जयमल को बैठा लिया अपने कंधों पर। अब सामने देखे तो जयमल कंधों पर दो हाथों से, दोनों हाथों में तलवारें, और नीचे कल्लाजी के हाथों में भी, दोनों हाथों में क्या, तलवारें। तो ऐसा लग रहा था कि एक इंसान के 4 हाथों से लड़ रहा है, समझ रहे हो। ऐसा लग रहा था कि कल्लाजी कितने हाथों से लड़ रहे हैं, 4 हाथों से लड़ रहे हैं, इसलिए इनको 4 हाथों वाले देवता के नाम से भी जाना जाता है। और इस एरिया में कल्लाजी की क्या होती है, पूजा होती है। वाकई में बहुत ही क्या थे, वीर थे, मजबूत थे भाई, अकेले ही नहीं लड़ा जाता ऐसे पैदल चले तो भी। तो इसमें भी उसको, जयमल जी को ऊपर बैठाना और फिर लड़ना कोई छोटी बात नहीं होती। तो इस प्रकार हुआ। और ये दृश्य जब अकबर ने देखा युद्ध में कि भाई 4 हाथों से ऐसे तलवारें चल रही है, ऊपर बैठा के ऐसे लड़ना, तब अकबर भी मतलब देखता ही रह गया कि भाई राजपूताने में ऐसे ऐसे भी वीर हैं क्या। तो इसे बताते हैं कि अकबर इतना प्रसन्न हुआ कि जयमल और ये जो कल्लाजी राठौड़ थे, इनका ये युद्ध देखा, इनसे भी ये बहुत ज्यादा क्या हुआ, मतलब अचंभित हो गया कि भाई ऐसे हैं। और जयमल और फत्ता, इनका भी जब ये गोली नहीं लगी थी तब जयमल और फत्ता ये लड़ रहे थे, इनकी भी जब लड़ाई देखी कि भाई ऐसे भी वीर हैं क्या, तो ये अबुल फजल भी बताता है इसके बारे में। अबुल फजल ने क्या किया था, ये पूरा युद्ध अपनी आंखों से देखा था और तुरंत नोट्स बना रहा था, कहानियां लिख रहा था, ठीक है, वहीं पर युद्ध भूमि में ही। तो वो भी बताता कि जयमल और फत्ता है वो बहुत ही खतरनाक तरीके से लड़ रहे थे। और अकबर इतना प्रभावित हुआ कि उसने आगरे के किले के बाहर गजारूढ़ मूर्तियां बनवाई। गजारूढ़ मतलब गज पर, हाथी पर बैठे हुए जयमल और फत्ता की जो मूर्तियां हैं वो आगरे के किले के बाहर लगाई। इतना प्रभावित हो गया, मतलब दुश्मन के जो सैनिक और वीर नायक थे उनसे। और बताते हैं कि जब अकबर को इस किले को जीतने में बहुत जोर आया, तो अकबर इतना गुस्से में आ गया था कि उसने कत्ले आम करवा दिया। कत्ले आम का मतलब कि जो भी सामने दिखे उसको काट दो, और 30,000 जो किले में आम जनता थी उसको क्या कर दिया, वहीं की वहीं मरवा दिया। बच्चा, बूढ़ा, बच्चियां, गर्भवती महिला, किसी को नहीं छोड़ा। क्या करवा दिया, कत्ले आम करवा दिया। और क्या, अकबर ने इस युद्ध के बाद में गाजी की उपाधि धारण की थी और सोने के सिक्के भी चलाए थे, ये चीज है। और उसके बाद में जब पूरा किला जीत लिया तो आशफ खां को यहाँ का क्या कर दिया, आशफ खां को यहाँ का मुखिया नियुक्त कर दिया कि बस आशफ जी अब आप ही हो, हम आगे चलते हैं, कहीं और लूटेंगे, करेंगे, मारेंगे, पीटेंगे, अब आप यहाँ संभालो। और ये चीज हो गई सारी कंप्लीट। अब आगे उदय सिंह जी का क्या होता है, तो आगे उदय सिंह जी का कुछ मेन स्पेशल इतना है नहीं कि उदय सिंह जी ने और कुछ किया।
इसके बाद में सिर्फ इतना ही मेन है कि गोगुंदा में होली के दिन, जिस दिन होली का त्यौहार था ना, उसी दिन होली के दिन, वो दिन था अपने 28 फरवरी 1572 का। 1572 के दिन यहाँ पर इनकी क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। किन की? उदय सिंह सेकंड की। और इन उदय सिंह सेकंड की जो छतरी है वो भी यहीं पर गोगुंदा में ही क्या है, बनाई गई है। तो इसी के साथ उदय सिंह सेकंड का काम क्या है, फिनिश है। अब देखो, अब उदय सिंह सेकंड के बाद में क्या हुआ, जैसे उदय सिंह जी की मेनली 2 रानियां थी, मैं आपको बता दूं। उदय सिंह सेकंड, इनकी 2 रानियां, मतलब वैसे तो शादियां बहुत की थी, तो भी मेन बता रहा हूँ। एक तो इनकी रानी थी जयवंताबाई, अखेराज सोनगरा की जो पुत्री थी वो, और अखेराज सोनगरा की बेटी थी, वो भी लिख दूं यहाँ पर, आपके ध्यान में रहेगा। तो अखेराज सोनगरा प्रताप जी के क्या लगते थे, नाना जी, क्योंकि जयवंताबाई का ही बेटा कौन था, प्रताप। और इस साइड एक रानी और थी जो जैसलमेर की थी, तो जैसलमेर में भाटी थे, वहां की जो रानी भटियाणी, जिसको धीरबाई बोलते थे, और रानी भटियाणी के नाम से क्या थी, फेमस थी रानी भटियाणी, ठीक है। और इनका बेटा कौन था, इनका एक बेटा था जगमाल। तो अब कुछ तो बताते हैं कि उदय सिंह जी का धीरबाई की तरफ जो ध्यान था वो ज़्यादा था, मतलब इनसे विशेष लगाव था। और कुछ बताते हैं कि धीरबाई है वो, मतलब बातें, मीठी मीठी बातों में ऐसे उलझा के इनको रखती थी, ऐसा कुछ। और कुछ बताते हैं कि इनका झुकाव इनकी तरफ था। जो भी हो, ले दे के इनके बीच में बॉन्डिंग क्या थी, ज़्यादा थी। और ये जो थी जयवंताबाई, वो क्या करती थी, सिर्फ प्रताप का ध्यान रखती थी। ये इसको वीर पुरुषों की कहानियां सुनाती थी, युद्धों की, मतलब इसमें प्रताप में नैतिक मूल्य डेवलप किए, उनको युद्ध करना, युद्ध की कलाएं, कौशल, सारा कुछ सिखाती थी। और एक चीज जयवंताबाई के बारे में और सुनने को मिलती है कि जयवंताबाई वो शारीरिक रूप से बहुत ज्यादा मजबूत थी, मतलब कि भाई भैंसे से लड़ लेती थी, ऐसा ऐसा इतिहासकार बताते। तो देख लो, माँ भी भैंसे से लड़ रही है तो बेटा तो लड़ेगा ही, तो बेटा तो पावरफुल होना ही है। तभी तो 80 किलो के भाले से लड़ते थे ये। कौन? 80 किलो का भाला प्रताप के पास, ठीक है, और उसको लेकर हाथ में लड़ना। तो भाई अब जैसे माँ है वैसा बेटा है, तो अब देख लो बेटा कितना स्ट्रांग हुआ। तो ये सिर्फ इसी का ध्यान रखती थी, युद्ध कलाएं, कौशल, सारा बेटे पर पूरा ध्यान दिया, तभी प्रताप जैसा, भाई प्रताप इतने महान कहलाए, इतिहास में आज के दिन भी इनका नाम जाना जाता है। और इधर धीरबाई का बस यही काम, क्योंकि इसको ले दे के इसके दिमाग में क्या था कि बड़ा तो प्रताप है, लेकिन शासक कौन बनना चाहिए, जगमाल बनना चाहिए। इसको लेकर इसका प्रयास जारी था। अब बताते हैं कि 9 जो ये डेट बताई ना मैंने, 28 फरवरी 1572 को क्या हो गई थी, इनकी डेथ हो गई थी, राणा उदय सिंह जी की। उदय सिंह की डेथ हुई उससे पहले पहले धीरबाई ने इनको एक बार बोला कि देखो आपका बड़ा बेटा तो प्रताप है, लेकिन आप ऐसा करो ना, जगमाल को क्या बना दो, राजा बना दो। तो उदय सिंह ने कहा बावड़ी होगी क्या, बड़ा वो है तो वो बनेगा। लेकिन फिर भी ये लगातार बोलती थी। तो ले दे के इसने, धीरबाई ने कौन सा जादू किया, उदय सिंह ने बोल दिया कि हाँ, हम घोषणा करते हैं कि मेवाड़ का अगला उत्तराधिकारी कौन है, जगमाल है। जब लोगों को यह पता चला तो बड़ा ही अचंभा हुआ। अब क्या हुआ, थोड़े दिनों बाद में इनकी जब उदय सिंह सेकंड की डेथ हुई, तो बताते हैं कि डेथ में जब दाह संस्कार हो रहा था ना, दाह संस्कार, तो दाह संस्कार के समय में सब लोग आ गए, प्रताप भी वहीं पर थे। तब बोले कि अरे जगमाल कहाँ है, कि जगमाल तो वहां कुंभलगढ़ चला गया। कि कुंभलगढ़ में क्या कर रहा है, कि कुंभलगढ़ में राज्याभिषेक करवा रहा है, कि उसको लगता है कि वहां बाद में सरदारों ने यदि प्रताप को बना दिया तो मैं पीछे रह जाऊंगा, तो मैं पहले ही अपना करवा लूँ राज्याभिषेक। तो इधर लोग कहते हैं कि अरे बाप की तो चिता पड़ी है, वो करवा रहा है राज्याभिषेक। इतने में वो सलूम्बर के रावत कौन थे, चूड़ा थे, आपको पता है ना, जो चूड़ा ने भीष्म प्रतिज्ञा ली थी। उन्होंने कहा कि हम मेवाड़ की कभी राजगद्दी के लिए अधिकार, भाई हम हक नहीं जताएंगे। तब उनको स्पेशल अधिकार मिला ना कि जो सलूम्बर का रावत होगा वही राज्याभिषेक करेगा, वही तलवार वगैरह बांधेगा, वही राजा बनाएगा ना, तब गद्दी पर वही बिठाएगा। तो ये बोले यहाँ के जो रावत थे, उन्होंने कहा कि अरे वो का जो कृष्णदास चुड़ावत था यहाँ पर, कृष्णदास चुड़ावत ने कहा कि भाई ये तो चीज हमारे पूर्वजों के पास है, राज्याभिषेक हम करेंगे, वो अकेला ही वहां जाकर कैसे बन रहा है पहले ही। और इधर सारे लोग भी थू थू करने लगे कि अरे यार बाप की चिता पड़ी है और वो वहां पर राज्याभिषेक करवा रहा है। तो ये चीज हुई थी यहाँ पर। और वैसे भी बताते हैं कि प्रताप है वो जनता के बीच में पला बढ़ा था, जनता में मतलब प्रताप को लेकर बहुत गहरी जो आस्था थी प्रताप के प्रति, प्रताप को सब लोग चाहते थे, पूरी जनता चाहती थी।
जनता को जब ये पता चला कि अरे नहीं, हमारे स्वामी तो कौन होने चाहिए, प्रताप, और वैसे लीगली देखें तो हक भी प्रताप का ही है। तो बताते हैं कि कुंभलगढ़ में जब ये जगमाल ने किया तो बोले कि चलो उसको करने दो, बनने दो राजा। और यहीं पर बताते हैं कि प्रताप का जो राज्याभिषेक है, यहाँ पर दाह संस्कार हो गया, उसके बाद में यहीं पर प्रताप का क्या कर दिया गया था, राज्याभिषेक कर दिया था। सरदारों ने क्या कहा कि जगमाल को बनने दो, अपने आप ही राजा बन रहा है बैठे बैठे, अकेले को बनने दो, हम सारे सरदार और पूरी जनता प्रताप के साथ हैं। तो सरदारों ने मिलकर यहाँ पर इनका क्या कर दिया था, राज्याभिषेक कर दिया था। और बताते हैं कि इस बात से नाराज होकर जगमाल कहाँ चला गया। जगमाल को पता चल गया कि सरदार साथ नहीं है, जनता साथ नहीं है, तो मैं तिलक करवा के कहाँ पे बैठूंगा। तो जगमाल चला गया अकबर के पास में, अकबर के पास में चला गया। ये चीज है मेन। तो राज्याभिषेक इनका कहाँ पर हुआ, तो राज्याभिषेक तो बताते हैं कि यहीं पर, जहां पर ये गोगुंदा में इनका दाह संस्कार हुआ था, यहीं पर इनकी छतरी बनी हुई है। किसकी, उदय सिंह सेकंड की। उदय सिंह सेकंड का पहले तो यहाँ पर किया गोगुंदा में दाह संस्कार। जब इनका दाह संस्कार हो गया उसके बाद में गोगुंदा में ही सरदारों ने क्या कर दिया था, प्रताप का राज्याभिषेक। लेकिन जो प्रताप का राज्याभिषेक समारोह यहाँ पर तो सीधा ही कर दिया भाई, आनन फानन में कि भाई यहाँ पर ये चिता वगैरह ये जला दी, ये सारा कुछ हो गया। उसके बाद में सरदारों ने निर्णय ले लिया कि जनता पूरी प्रताप के साथ है, हम प्रताप के साथ हैं और प्रताप का करते हैं राज्याभिषेक। तो राज्याभिषेक कर दिया इनका 28 फरवरी 1572 को, उसी दिन कर दिया था वो दाह संस्कार करके। और उसके बाद में इनका कर दिया यहीं पर राज्याभिषेक। तो राज्याभिषेक करने के बाद बोले कि फंक्शन भी तो होना चाहिए ना, वो फंक्शन आगे जाकर हुआ था कुंभलगढ़ में। तब बताते हैं कि कई कई बुक में लिखते हैं कि उनका 2 बार राज्याभिषेक हुआ। तो एक बार तो राज्याभिषेक उनके पिताजी के जो देहांत के दाह संस्कार के बाद, और एक बार वहां पर जब समारोह हुआ तब, तो इसलिए वो लिखते हैं 2 बार हुआ था। तो ये चीज है। तो आओ, ये इतनी स्टोरी सुन ली भाई, आगे जाकर प्रताप जी के राज्याभिषेक तक। अब आगे प्रताप बन जाएंगे राजा, और फिर हमको प्रताप का टॉपिक पढ़ना है पूरा। तो आज के वीडियो में अभी हम प्रताप तक पहुंचे हैं, अब आगे की स्टोरी शुरू होगी कि प्रताप और मुगलों को लेकर क्या क्या हुआ। तो इस प्रकार टॉपिक बहुत लंबा चलेगा। तो पहले पार्ट में प्रताप का इंट्रो वगैरह है कि भाई प्रताप जी कौन थे, कब जन्म हुआ, कब क्या हुआ, कहाँ जन्म हुआ, कहाँ राज्याभिषेक हुआ, वो सब तो अभी इस पार्ट में चलेगा। उसके बाद में पूरा प्रताप पर आ जाएंगे कि भाई कंप्लीट है, बीच की कड़ियाँ हमने अच्छे से जोड़ दी। और उसके बाद में आगे वीडियो ऐसे ही चलता रहेगा, आपको पार्ट बाय पार्ट वीडियो मिलते रहेंगे और सिलेबस ऐसे ही चलता रहेगा। तो अभी जितनी कहानी सुनी है इसको एक बार और नोट्स में पढ़ो। आओ वापस, यहाँ तक हमने पढ़ लिया था। अब देखो, राणा उदय सिंह सेकंड 1537 से 72 तक। 1537 ईस्वी में कुंभलगढ़ दुर्ग में मालदेव की सहायता से उदय सिंह का क्या हुआ, राज्याभिषेक हुआ। 1540 ईस्वी में बनवीर को परास्त कर चित्तौड़ पर अधिकार, मावली के युद्ध में। ये फैक्ट्स हैं जो मैंने अभी आपको सारी कहानी सुनाई ना, उसके मेन फैक्ट्स यहाँ लिखे हुए हैं। आखिराज सोनगरा की ने अपनी पुत्री जयवंताबाई का विवाह उदय सिंह, जो ये सेकंड है, उदय सिंह सेकंड से किया था। 1543-44 में शेरशाह सूरी आक्रमण के लिए आता है, परंतु उदय सिंह ने दुर्ग की चाबियां भिजवा दी और शेरशाह ख्वास खान नामक अधिकारी नियुक्त कर जाता है। 1557 में हरमाड़ा का युद्ध होता है। उदय सिंह और हाजी का पठान के नेतृत्व में उदय सिंह पराजित होता है। हाजी का पठान जीतता है मालदेव की सहायता से। वजह थी रंगराय नामक गणी का, हरमाड़ा के युद्ध की वजह। 1559 ईस्वी में उदय सिंह ने उदयपुर नगर की स्थापना की, वे उदय सागर झील का निर्माण करवाया। 1562 ईस्वी में मालवा के बाज बहादुर को शरण दी। 1567-68 में अकबर का आक्रमण, 23 अक्टूबर को किले को घेरा और 25 फरवरी को जीत लिया। उदय सिंह और अकबर के बीच में युद्ध, अकबर इसमें विजित रहा। उसके बाद में उदय सिंह परिवार सहित गिरवा की पहाड़ियों में चले गए। जयमल और फतेह के नेतृत्व में केसरिया हुआ और फतेह की रानी फूल कंवर के नेतृत्व में जौहर। जयमल के पांव में अकबर की संग्राम बंदूक की गोली लगी, जिससे जयमल घायल हो गया। घायल जयमल को कल्लाजी राठौड़ ने अपने कंधों पर बैठाकर युद्ध किया और 1568 ईस्वी में यह मेवाड़ का अंतिम, यहाँ आगे लिख लेना, अंतिम साका हुआ। ठीक है, ऐसे लिख लेना। कल्लाजी राठौड़ 4 हाथों वाले देवता के नाम से भी जाने जाते हैं। अकबर ने गाजी की उपाधि धारण की युद्ध के बाद में और सोने के सिक्के चलाए। 30,000 लोगों का कत्लेआम करवाया। आसफ खां को दुर्ग का अधिकारी नियुक्त किया और अबुल फजल ने युद्ध का आंखों देखा हाल लिखा। अकबर ने जयमल व फतेह की आगरे के किले के बाहर गजारूढ़ मूर्तियां बनवाई। गजारूढ़ मतलब गज पर आरूढ़, गज मतलब हाथी, हाथी पर आरूढ़ मतलब बैठे हुए। ठीक है। और गोगुंदा में होली के दिन उदय सिंह की मृत्यु हो गई और 28 फरवरी 1572 ईस्वी को
और इनकी छतरी भी गोगुंदा में बनी हुई है। और इसी दिन उदय सिंह सेकंड के दाह संस्कार के बाद लोगों ने प्रताप का क्या कर दिया था, राज्याभिषेक कर दिया था। और आगे बढ़ो, प्रताप के बारे में हमने क्या जाना। अब देखो, महाराणा प्रताप का शासनकाल है 1572 से लेकर 97 ईस्वी तक। जन्म हुआ था 9 मई 1540 ईस्वी को। और ये जानकारी हमें मिलती है नैणसिरी ख्यात से, जो कि मूणौत नैणसी की लिखी हुई है। ठीक है। जन्म स्थान बताते हैं कि बादल महल कुंभलगढ़ में हुआ था। और पिता है, उनका नाम उदय सिंह था, उदय सिंह सेकंड। माता का नाम जयवंताबाई। जयवंताबाई के पिता अर्थात महाराणा प्रताप के नाना कौन था? नाना थे इनके अखिराज सोनगरा। अखिराज सोनगरा। राज्याभिषेक समारोह हुआ इनका कुंभलगढ़ में। कुंभलगढ़ में इनका क्या हुआ था? राज्याभिषेक हुआ था। अब देखो, राज्याभिषेक समारोह है वो कुंभलगढ़ में, लेकिन राज्याभिषेक कर दिया था गोगुंदा में उनकी पिता के दाह संस्कार के बाद ही 28 फरवरी के दिन ही। और पत्नी थी इनकी महाराणा प्रताप की अजमदेव पंवार। प्रताप के तलवार किसने बांधी थी? कृष्णदास चुंडावत। और ये कौन था? सलुम्बर का रावत। क्योंकि सलुम्बर के रावत ही हमेशा क्या करते थे? जो मेवाड़ के राणा का राज्याभिषेक करते थे। अब देखो, राजमहलों की क्रांति। राजमहलों की क्रांति का मतलब है राजमहलों में क्या क्या आपस में विवाद होते थे। तो ये है उदय सिंह द्वारा अपनी जैसलमेर की रानी भटियाणी, जो धीरबाई नाम था उसका, के पुत्र जगमाल को अपना उत्तराधिकारी घोषित किया गया था, जबकि हकीकत में हकदार कौन था? प्रताप था। उसके बाद सरदारों द्वारा प्रताप का राज्याभिषेक किया गया और जगमाल नाराज होकर अकबर के पास चला गया। तो स्टोरी सुनते सुनते हम कहाँ पहुंच गए? महाराणा प्रताप तक पहुंच गए। अब आगे के वीडियो में हम महाराणा प्रताप को लेकर डिटेल से पढ़ेंगे। आगे पार्ट बाय पार्ट वीडियो मिलते जाएंगे। आज के वीडियो में हम राणा सांगा और प्रताप के बीच की कड़ियों को अच्छे तरीके से जोड़ा, मेन पॉइंट का हमने अध्ययन किया और अच्छे से पीडीएफ को पढ़ा। वीडियो कैसा लगा इसके बारे में नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर से जरूर बताना। वीडियो को लाइक करना, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करना। आपका विश्वास ही हमारी पहचान है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।